नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज दिन भर की 10 बड़ी खबरों में। वैसे दोस्तों आज का दिन बेहद ही खास रहा है क्योंकि आज साल 2022 का बजट जो पेश कर दिया गया। इसलिए दोस्तों इस वीडियो में हम प्रमुख रूप से आपको बजट की बातें भी बताएंगे। तो दोस्तों जान लेते हैं पहली बड़ी खबर। इनकम टैक्स स्लैब में नहीं हुआ कोई बदलाव, क्रिप्टो करेंसी पर 30% लगेगा टैक्स, डिजिटल रुपए लाएगा RIB। जी हाँ दोस्तों, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2022 पेश कर दिया है। कोरोना काल में पेश हो रहे बजट से समाज के हर वर्ग को काफी उम्मीदें थी, लेकिन दोस्तों उम्मीदों की लहर धरी की धरी रह गई और निर्मला सीतारमण ने बजट पेश भी कर दिया। बोली 1 घंटा 31 मिनट, लेकिन सब कह रहे हैं कि बजट महज भाषण सा लगा। टैक्स स्लैब में नहीं बदलाव किया गया, कोरोना से जुड़ी कोई रियायत नहीं दी गई, किसानों को सिर्फ कहने को ही कुछ मिला है। बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस में वित्त मंत्री ने मिडिल क्लास को टैक्स में छूट क्यों नहीं दी, इस पर सफाई भी दी। कहा कि हमने 2 साल से टैक्स नहीं बढ़ाया है, यह सबसे बड़ी राहत की बात है। यह बजट आम लोगों का बजट है। वित्त मंत्री कुछ ऐसी बातें जरूर कह गई जिन पर चर्चा जारी है। मसलन सरकार अब डिजिटल करेंसी लॉन्च करेगी, साथ ही इन्वेस्टमेंट का सबसे पॉपुलर जरिया बन चुकी क्रिप्टो करेंसी की कमाई पर 30% टैक्स लेगी। इसके साथ ही 2 नई घोषणाएं भी की गई है। पहली है एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग और कॉमिक्स यानी कि AVGC सेक्टर में रोजगार की संभावनाओं को देखते हुए AVGC प्रमोशन टास्क फोर्स बनाई जाएगी और दूसरी प्रोफेशनल एजुकेशन के लिए डिजिटल यूनिवर्सिटी भी बनाई जाएगी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, बजट 2022 को मोदी सरकार के बजट को कांग्रेस ने बताया लॉलीपॉप बजट। पी चिदम्बरम ने पूछा, क्या अमृत काल के उदय होने तक इंतजार करें लोग? जी हां दोस्तों, साल 2022-23 के लिए देश का बजट पेश हो चुका है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश किया। इसके बाद प्रधानमंत्री और तमाम बीजेपी नेताओं ने बजट की जमकर तारीफ की और इसे हर वर्ग के लिए बेहतर बताया। लेकिन कांग्रेस की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मोदी सरकार के इस बजट को लॉलीपॉप बजट करार दिया गया। पूर्व वित्त मंत्री और कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि RBI की जगह आज वित्त मंत्री ने यह ऐलान किया कि क्रिप्टो करेंसी अब देश में वैध होगी। ये देश से काफी अमीर लोगों के कहने पर किया गया है। ये सब भारत के 99.9% लोगों के लिए फायदेमंद नहीं है। पी चिदम्बरम ने कहा कि भारत में अमीर और ज्यादा अमीर और गरीब और ज्यादा गरीब होते जा रहे हैं। देश के कुल 142 अमीर लोगों की आय में कई गुना का इजाफा हुआ। सरकार को मिलने वाला कुल पैसा 42 लाख करोड़ है और इन सभी अमीरों ने अपनी संपत्ति में लगभग 30 लाख करोड़ की बढ़ोतरी की है। वो वक्त दूर नहीं जब वो सरकार को मिलने वाले कुल पैसे से आगे निकल जाएंगे। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, मुंबई वासियों को बड़ी राहत, नाइट कर्फ्यू हटाया गया। सिनेमाघर और रेस्टोरेंट को लेकर भी हुआ बड़ा फैसला। जी हां दोस्तों, कोरोना वायरस के घटते मामलों के बीच मुंबई में लोगों को बड़ी राहत देने का ऐलान कर दिया गया है। सरकार ने नाइट कर्फ्यू को हटाने का फैसला किया है। इसके साथ ही रेस्टोरेंट और सिनेमाघरों को 50% क्षमता के साथ चलाने की मंजूरी भी दे दी गई है। नई गाइडलाइंस में कहा गया है कि बीच पार्क पहले की तरह नॉर्मल टाइमिंग के हिसाब से खुली रहेंगे। इसके अलावा अम्यूजमेंट पार्क और थीम पार्क 50% क्षमता के साथ खुलेंगे। स्विमिंग पूल और वाटर पार्क्स के लिए भी ऐसा ही किया गया है। लोकल टूरिस्ट स्पॉट भी आम दिनों की तरह खोले जा सकेंगे। साप्ताहिक बाजारों को भी आम दिनों की तरह खोलने का फैसला कर लिया गया है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, बजट में बड़े ऐलानों से बाजार को मिला बूस्ट। फार्मा और IT सेक्टर समेत कई सारे शेयरों में निवेशों की सलाह। जी हां दोस्तों, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश का बजट पेश कर दिया। इस बजट ने शेयर बाजार को खूब खुश किया। शेयर बाजार दमदार तेजी के साथ बंद हुआ। ऐसे में अगर आप भी शेयर बाजार में दमदार कमाई और खरीदारी की प्लानिंग कर रहे हैं तो मार्केट के जानकार निवेशकों के लिए अच्छे संकेत दे रहे हैं। उनका कहना है कि यह वक्त पैसा लगाने का है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, यूपी इलेक्शन, अखिलेश यादव शिवपाल को कांग्रेस ने दिया वॉक ओवर, करहल जसवंत नगर सीट से प्रत्याशी हटाया। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में सपा प्रमुख अखिलेश यादव को मैनपुरी की करहल सीट पर कांग्रेस ने वॉक ओवर देने का फैसला किया है। इतना ही नहीं, शिवपाल यादव की जसवंत नगर सीट पर भी कांग्रेस प्रत्याशी नहीं उतर रहे हैं। हालांकि कांग्रेस ने करहल सीट पर अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया था, लेकिन मंगलवार को नामांकन करने से रोक दिया। इस तरह से कांग्रेस ने चाचा भतीजे दोनों को वॉक ओवर दे दिया। कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव और ब्रज क्षेत्र के प्रभारी रोहित चौधरी
मंत्री ने बताया कि कांग्रेस ने फैसला किया है कि करहल और जसवंत नगर सीट पर अपना प्रत्याशी नहीं उतारेंगे, इसलिए करहल सीट पर पहले से घोषित कांग्रेस प्रत्याशी ज्ञानवती यादव को नामांकन करने से मना कर दिया गया। वहीं जसवंत नगर सीट पर कांग्रेस ने किसी को भी प्रत्याशी घोषित नहीं किया था और कांग्रेस ने कहा कि अब हम उस सीट से चुनाव नहीं लड़ेंगे। करहल और जसवंत नगर दोनों ही सीट पर सपा को कांग्रेस समर्थन करेगी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, बीजिंग में 18 महीनों में सबसे ज्यादा कोरोना केस, कई इलाकों में लॉकडाउन। जी हां दोस्तों, चीन में होने वाले विंटर ओलंपिक में अब केवल 4 दिन बाकी है। तमाम सावधानियां बरतने के बाद भी बीजिंग में जून 2020 के बाद सबसे ज्यादा कोरोना संक्रमित सामने आए हैं। नेशनल हेल्थ कमीशन की रिपोर्ट के मुताबिक रविवार को बीजिंग में कोरोना के 20 नए मामले सामने आए। सबसे ज्यादा संक्रमित फेंगताई जिले में मिले। 4 फरवरी से शुरू हो रहे इन खेलों को कोरोना मुक्त कराने के लिए चीन ने बीजिंग के आसपास के कई इलाकों में लॉकडाउन लागू कर दिया है। इसके कारण बिना किसी जानकारी के 20 लाख से ज्यादा लोग अपने घरों में कैद रहने पर मजबूर हो गए हैं। वहां के अधिकारियों ने कई आवासीय परिसरों पर लॉकडाउन लागू कर दिया है। साथ ही अधिकारियों ने शहर के 20 लाख लोगों के टेस्ट की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, दिल्ली में कोरोना संक्रमण के एक दिन में 2779 नए मामले, 38 लोगों की हुई मौत। जी हां दोस्तों, देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना संक्रमण का ग्राफ कम हो रहा है। लिहाजा सोमवार को दिल्ली में कोरोना संक्रमण के एक दिन में 2779 नए मामले सामने आए। लेकिन चिंता की बात यह है कि इस दौरान राजधानी में कोविड से 38 लोगों ने दम तोड़ दिया। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, अब तक राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कोरोना संक्रमण की दर 6.20% हो गई है। इस दौरान 5,502 मरीज ठीक भी हुए, जबकि एक्टिव मरीज 18,729 हैं। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कोरोना की चाल धीमी होने पर कुछ पाबंदियों में ढील भी दे दी गई है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, न्यू पेंशन रूल। बड़ी खबर, फैमिली पेंशन पर सरकार ने जारी किए नए नियम। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए जरूरी खबर है। सरकार ने फैमिली पेंशन को लेकर नया नियम जारी कर दिया है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने इसकी जानकारी दी है। दोस्तों जितेंद्र सिंह ने बताया कि मृत सरकारी कर्मचारियों के ऐसे बच्चे जो दिमागी रूप से अशक्त हैं, उन्हें भी फैमिली पेंशन का लाभ मिलेगा। जो बच्चे मानसिक विकार से ग्रस्त हैं, वे भी फैमिली पेंशन के हकदार हैं। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, मानसिक विकार से पीड़ित बच्चों को फैमिली पेंशन का लाभ नहीं मिलने से उनके लालन पोषण और रहन सहन में परेशानी होती है, क्योंकि वे अपना भरण पोषण करने में असमर्थ होते हैं। इन बच्चों को दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, हवाई यात्रियों के लिए खुशखबरी, अब फ्लाइट रिशेड्यूल करने पर नहीं लगेगी चेंज फीस। जी हां दोस्तों, हवाई यात्रा करने वालों के लिए खुशखबरी है। अब यात्रा के दौरान आपको बड़ी सुविधा मिलने जा रही है। विस्तारा एयरलाइंस अपने यात्रियों को एक खास सुविधा दे रहा है। अब विस्तारा 31 मार्च तक फ्लाइट रिशेड्यूल करने पर कोई चार्ज नहीं लेगी। एयरलाइन कंपनी के अनुसार कोविड-19 के कारण यात्रियों को सफर करने में कई तरह की समस्याएं आ रही है। कई जगहों पर सरकारी प्रतिबंधों के कारण यात्रियों को अपनी यात्रा की तारीख में बदलाव भी करना पड़ रहा है। इसके मद्देनजर एयरलाइंस ने चेंज फीस न लेने का फैसला किया है। एयरलाइन कंपनी की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक यह सुविधा उन यात्रियों को मिलेगी जो विस्तारा से डायरेक्ट बुकिंग करेंगे। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, स्मृति ईरानी ने मुलायम यादव के पैरों की धूल माथे पे लगाई। संसद भवन के बाहर छुए नेताजी के पैर। दिल्ली से यूपी में यादवों को संदेश देने की कोशिश। जी हां दोस्तों, संसद में शीतकालीन बजट सत्र का पहला दिन था। इस बीच एक मुलायम शिष्टाचार ने केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को चर्चा में ला दिया। दरअसल दोस्तों, सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव संसद भवन से बाहर आ रहे थे, तभी उधर से स्मृति ईरानी भी गुजर रही थी। दोनों नेताओं की मुलाकात हुई। स्मृति ने हाथ जोड़कर उनका अभिवादन किया। इसके बाद ईरानी ने मुलायम के पैर छुए। आशीर्वाद के तौर पर मुलायम ने स्मृति के सिर पर हाथ रखा। सियासी गलियारे में इसे दिल्ली से यूपी चुनाव में यादवों को एक बड़ा संदेश देने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। दोस्तों केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी लगातार यूपी विधानसभा चुनाव में सक्रिय है। राजनीतिक जानकार मान रहे हैं कि स्मृति ईरानी मुलायम सिंह से आशीर्वाद लेकर यादव वोट बैंक को साध रही है। वरिष्ठ पत्रकार प्रभाशंकर अस्थाना बताते हैं कि आशीर्वाद की तस्वीर सामने आने का मतलब यह स्पष्ट संदेश देना है कि 2014, 17 और 19 में भाजपा के साथ जो यादव वोट बैंक था, वह मुलायम सिंह के सम्मान को देखते हुए भाजपा में बना रहे।
इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, देश में सबसे उम्र दराज कैंडिडेट बने 94 साल के प्रकाश बादल, माकपा नेता अच्युतानंद का तोड़ा रिकॉर्ड। जी हां दोस्तों, पंजाब में सोमवार को सुबह के कई दिग्गज नेताओं ने नामांकन पत्र भरे। इनमें श्रोमणी अकाली दल के संरक्षक प्रकाश सिंह बादल ने सोमवार को लंबी सीट से अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। इस तरह वह चुनाव लड़ने वाले देश के सबसे बुजुर्ग उम्र दराज उम्मीदवार बन गए हैं। अधिकारियों ने बताया कि 5 बार मुख्यमंत्री रहे 94 वर्षीय बादल ने मुक्तसर जिले के मलोट के निर्वाचन अधिकारी के समक्ष कागजी कार्यवाही पूरी की। इसके साथ उन्होंने केरल के पूर्व मुख्यमंत्री वीएस अच्युतानंदन के सबसे उम्रदराज उम्मीदवार होने के रिकॉर्ड को तोड़ दिया। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी नेता अच्युतानंद 92 वर्ष के थे जब उन्होंने 2016 में विधानसभा चुनाव लड़ा था। पूर्व मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने भी राज्य में होने वाले चुनाव के लिए पटियाला शहरी विधानसभा क्षेत्र से अपना नामांकन पत्र दाखिल कर दिया है।